ఇక జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో అభ్యర్థిని నిలబెట్టాలా వద్దా అనే దానిపై 1-2 రోజుల్లో నిర్ణయం తీసుకుంటామన్నారు ఎంఐఎం ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ. బీఆర్ఎస్ హయాంలో జూబ్లీహిల్స్ బస్తీలను పట్టించుకోలేదన్నారు. కేటీఆర్కు అవగాహన లేకనే దొంగ ఓట్లు అంటూ ఆరోపణలు చేస్తున్నారన్నారు. అభివృద్ధి చేయకుండా సెంటిమెంట్తో ఓట్లు అడుగుతామంటే ఎలా అంటున్న అసదుద్దీన్ ఓవైసీతో మా ప్రతినిధి శ్రవణ్ ఫేస్ టు ఫేస్. జూబ్లీహిల్స్ బైపోల్కి సంబంధించిన నామినేషన్ల ప్రక్రియ ఇప్పటికే స్టార్ట్ అయింది. అయితే పెద్ద ఓట్ షేర్ ఉన్నటువంటి ముస్లిం కమ్యూనిటీ జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఎంఐఎం పార్టీ స్టాండ్ ఏందనేది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎంఐఎం అధినేత హైదరాబాద్ ఎంపీ असदुद्दीन ओवैसी మనతో ఉన్నారు. सर, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एमआईएम जुबलीज बाईपोल में इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? सर देखिए, खाली मुस्लिम बोल के क्वेश्चन करना गलत है. बोराबंडा में हमारा कॉर्पोरेटर जीता सो है वहाँ पे, और उन्होंने बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी के थे. और इससे पहले भी एमआईएम कंटेस्ट करे, नॉन मुस्लिम कैंडिडेट थे, नियरली 40,000 वोट्स लिए थे. तो एमआईएम पार्टी का रीच और वोट जो है सिर्फ एक्सक्लूसिवली मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है जुबली हिल्स में या कहीं भी. अब रहा सवाल कि जुबली हिल में कंटेस्ट कर रहे नहीं कर रहे, अभी हमारी पार्टी में 1-2 दिन में विद इन 1 or 2 days डिसीजन हो जाएगा. पूरे हमारे जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उन सब से बात करके ये फैसला लेंगे. सर, ये जुबलीहिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 डिवीजन्स आपके अंडर में, मतलब आपका कॉर्पोरेटर जीता, एरागढ़ा एक, शेखपेट एक, हाँ, और कांग्रेस के 2 है, बीजेपी के 2 कॉर्पोरेटर्स है. ये कम्युनिटी देखे तो आप दूसरे पार्टी को, मतलब कांग्रेस को सपोर्ट दे रहे बोल के बाहर कुछ रूमर्स चल रहे. नहीं, एमआईएम अगर कंटेस्ट करे तो सिचुएशन कैसा रहता समझ रहे सर? अभी तो डिसीजन नहीं हुआ है. जब डिसीजन हो जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है नॉमिनेशन के लिए भी, तो विद इन 1 or 2 days हो जाएगा. डिसीजन लिए बाद से ही इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूँ मैं. बीजेपी के स्टेट चीफ और गोशामहल एमएलए भी अगर असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट कई को नहीं ठहरा रहे, किशन रेड्डी के पास आंसर है बोल के बोल रहे वो लोग. गोशामहल का एमएलए बीजेपी ज्वाइन कर लिए क्या उन्होंने, या बीजेपी एक्सेप्ट कर लिया उनको? उन्होंने तो फेमस है पूरा एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी पूरा हेट स्पीच देने के लिए. अब मेरे पार्टी का डिसीजन मेरा रहेगा. उनके पास क्या आंसर है, क्या क्वेश्चन है, वो उन्होंने जाने. मगर एक फैक्ट तो ये है कि 10 years वहाँ से टीआरएस के एमएलए थे, 10 साल टीआरएस की सरकार थी, गवर्नमेंट थी. वो कॉन्स्टिट्यूंसी को कम्प्लीटली इग्नोर करके रख दिए. हर डिवीज़न में आप जाके देखिए, वहाँ पर आपको ओपन सीवरेज लाइन मिलेगा, स्टॉर्म वाटर ड्रेन का पानी बहते हुए दिखेगा, स्कूल्स बराबर नहीं हैं, स्लम्स में बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं हैं, बस्ती दवाखाना नहीं है, कितने अपने वो छोटे बच्चों का जो सेंटर्स है खाना खिलाने का, वो नहीं है. डेवलपमेंट कुछ नहीं है. 10 years टीआरएस पार्टी में वेस्ट कर दी. और ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पर जब टीआरएस पार्टी पावर में थी तो इतना वहाँ पर उन्हीं के पार्टी के लोगों पे तकलीफ हुआ. उनके कई पार्टी के लीडर्स, इतना उनको प्रेशराइज किया गया, इतना उनको डिमोरलाइज किया गया कि वो कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के चले गए. उसमें 2 या 3 एक्स कॉर्पोरेटर भी थे. माने पॉलिटिक्स ही छोड़ दिए, इतना प्रेशराइज करे. तो ये फैक्ट है. तो ये सब चीज़ों के लिए हमको देखना है. सर, आपका पार्टी यहाँ पे पैदा हुआ, यहाँ पे बेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप देश के हर स्टेट में कंटेस्ट करने के लिए आगे जा रहे, लेकिन जहाँ पे बेस ज़्यादा है, जहाँ पे आपको पावर ज़्यादा है, वहाँ पे कंटेस्ट करने को इतना सोचना क्यों पड़ रहा सर? ये पार्टी का डिसीजन है. डिसीजन में फिर डिस्कशन होना, फिर एक कंसेंसस पे आना. तो ये तो हर पार्टी का प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ, सबको जिम्मेदार लोग हैं, सबसे बात करने का है. बात हो जाएंगी. आजकल में तो एक राउंड डिस्कशन हो गया और एक राउंड करना है. उसके बाद हम लोग डिसाइड कर लेंगे.
जहाँ तक पार्टी एक्सपेंशन का है तो नेचुरल है, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि अपना उनका स्प्रेड हो, उनकी पार्टी स्ट्रेंथन हो, तो नॉर्मल है, ऐसा कोई नई बात नहीं है। सर अब हैदराबाद में मतलब जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी थोड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत बड़े लोग ज़्यादा रहते, गरीबा भी बहुत ज़्यादा रहते वहाँ पे, लेकिन जो कैंडिडेट कांग्रेस ठहराया नवीन यादव आपके पार्टी में थे, आपके पार्टी से कंटेस्ट भी करे, अब आपके पार्टी से बाहर निकल गए, इफ़ एट ऑल आपका डिसीजन कम्प्लीटली नहीं हुआ, इफ़ एट ऑल आप कांग्रेस को सपोर्ट करना चाह रहे, नवीन यादव है वहाँ पे सपोर्ट करने से? नहीं, अब उन हमारे पार्टी में नहीं है, हमारे पार्टी में नहीं है, उन्होंने कोई दूसरी पार्टी में है और उन्होंने उस पार्टी में वहाँ काम कर रहे, वो पार्टी उनको कैंडिडेट बनाई, तो वो उनका डिसीजन है। हमारा डिसीजन अभी 1-2 दिन में आ जाएगा। और यहाँ पे देखे तो 10 साल बीआरएस का गवर्नमेंट था, अब ओनली ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स कांग्रेस का रूलिंग है सर, कैसा है सर, आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है? नहीं, बट 10 ईयर्स तो जुबली हिल्स के लिए, जनता के लिए वेस्ट हो गया। वहाँ पे गवर्नमेंट में रह के भी चीफ मिनिस्टर उनका, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर उनका, मगर उन्होंने जुबली हिल्स को डेवलप नहीं कर सके। जुबली हिल्स में बेसिक कम्युनिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सके, वाटर का प्रॉब्लम है, वाटर स्टैग्नेशन का प्रॉब्लम है, सीवरेज लाइंस की नई ज़रूरत है, अपना एरागड्डा में इतना बड़ा हॉस्पिटल का लैंड है, उसको यूटिलाइज कर सकते थे, टेमरिस के स्कूल्स खोल सकते थे, ये सब बातें हम लोग बोले हैं, ऐसा नहीं बोल के नहीं, मगर कंप्लीट वेस्ट हुआ और वो इनजस्टिस हुआ जुबली हिल्स की जनता के लिए, जुबली हिल्स के वोटर्स के लिए। तो ये हमारे लिए है, अब हम तो ये देख रहे कि कैसा जुबली हिल को डेवलप करना। आप सही बोल रहे, उसमें एक स्लम्स भी है, बहुत बड़े लोग भी है, फिर नॉर्मल अपर मिडिल क्लास भी है, वेरियस बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, दलित है, मुस्लिम है, अपर कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, पर जुबली एज अ कॉन्स्टिट्यूंसी अगर आप देखेंगे ना, तो जिस तरह से एक रूलिंग पार्टी में रहते हुए जो डेवलपमेंट होना था, वो डेवलपमेंट बीआरएस पार्टी नहीं कर सकी। दूसरी बात यह है कि लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में आप देखेंगे कि नियरली कितना 35% के करीब टीआरएस का आउट था 23 असेंबली इलेक्शन में। वो कोलैप्स हो गया पूरा, बीजेपी के 8 एमपी जीत गए यहाँ पे। मैंने टीआरएस का आउट 34-35 से 15% पे आ गया विद इन 6 मंथ्स। वो भी हमारे लिए एक हमारे थिंकिंग में है, वो भी चीज़ है कि सडनली टीआरएस बीआरएस का आउट इतना गिर गया कि बीजेपी के 8 एमपी जीत गया और उनका एक भी नहीं जीता। तो ये भी हमारे पार्टी में डिस्कशन है इस बारे में भी, तो इसके बारे में हम सामने रख कर डिसाइड करेंगे। सर आप ये आंसर देने के बाद, सुनने के बाद एक क्वेश्चन रेज होता बहुत जने को, दूसरे स्टेट्स में बीजेपी को पॉजिटिव होने के लिए असदुद्दीन ओवैसी एक कैंडिडेट को ठहराते, लेकिन यहाँ जहाँ पे अब हैदराबाद में कांग्रेस को कैसा सपोर्ट कर सकते, एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन, कौन से साइड है एक्चुअली, एक तरफ बीजेपी की दिखता है, एक तरफ कांग्रेस दिखता है, या नहीं तो जो सत्ता में है उनके साथ में रहते? ऐसा है ना, अब किसकी आंखों में प्रॉब्लम रहा तो उन्हें उसको लाल दिखता या उसको काला दिखता। अब उसके आंखों का इलाज तो मैं नहीं कर सकता, तो नंबर लगा रहा है नक्की। हमारे को जो दिख रहा हम बोल रहे हैं आपको, वो क्या है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, मैं एक ही एमपी हूं, किसको वोट दिया, मैं किसको वोट दिया बोलो आप? जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब को दिए, उन्होंने इंडिया अलायंस के कैंडिडेट थे। बावजूद इसके कि कांग्रेस के हाई कमांड का कोई आदमी नहीं बात करा मेरे से। लास्ट 5 इयर्स पहले मैडम सोनिया गांधी डायरेक्ट मेरे को फोन कर रहे थे, उस वक्त भी मैं कांग्रेस को अपोज कर रहा था, जब मैं टीआरएस को सपोर्ट कर रहा था। मैडम सोनिया गांधी बात करके बोले, आई वांट यू टू सपोर्ट। मैं यस मैडम, आई विल सपोर्ट। डू यू वांट मी टू सेंड अ कैंडिडेट? बोला नो मैडम, इट इज गुड इनफ, ही इज महात्मा गांधी इज ग्रैंडसन। तो ये मेरा पॉलिसी कंसिस्टेंट रहा। सेकेंडली, बीजेपी नरेंद्र मोदी 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने, 2014, 2019, 2024। कितने पार्लियामेंट की सीट हम लड़े बोलो आप, जिससे बीजेपी को, चलिए मान लो जो बोल रहे एलिगेशन लगा रहे, उसमें सच्चाई क्या है बताओ आप?
अच्छा तेलंगाना में 1 सीट लड़ा मैं, 8 कैसे जीत गए बीजेपी? भाई बोलो आप, मैं जिम्मेदार हूं क्या? हाँ, सिकंदराबाद बीजेपी जीत गई, चिवड़ला बीजेपी जीत गई। तो ये उनको क्वेश्चन करना है, उनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है। टीआरएस का वोट 6 महीने में 35 से 15% पे आ गया। कैसा आया? मेरी वजह से आया क्या? मैं तो कोई मैजिशियन तो नहीं हूं, मैं अपनी पार्टी को एक्सपैंड कर रहा हूं। थर्डली, अगर किसी को ये कंप्लेन है तो भाई हम तो बिहार में ओपन अलायंस करना चाह रहे थे आपसे। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट अख्तर उल ईमान लेटर लिखे तेजस्वी यादव को कि हमारे को 6 असेंबली सीट्स दे दो आप। लास्ट टाइम हम 5 जीते थे, एक बढ़ के 6 दे दो, और अगर आप पावर में आ गए तो हमारे को मिनिस्ट्री मत दो। सिर्फ आप कम्युनलिज्म को, फैशिज्म को, पीस को मेंटेन करो और सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए आर्टिकल 371 के तहत, जैसा अभी कर्नाटका गुलबर्गा रीजन में है। डेवलपमेंट सीमांचल बहुत बैकवर्ड एरिया है, आप वो भी नहीं करना चाहते। अब इसमें मेरी क्या गलती है बोलो आप? मैं तो कोई एनजीओ नहीं हूं कि खाली एक सेमिनार पेपर देके, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूं। तो मेरे को मेरी पार्टी को एक्सपैंड करना है। महाराष्ट्र में हमारा 4th पॉइंट, महाराष्ट्र में हमारा एक एमपी था, पूरे महाराष्ट्र में एक ही मुस्लिम एमपी था, इम्तियाज जलील, सब मिलके हराए उसको, पूरे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज। अब महाराष्ट्र में 13% मुस्लिम पॉपुलेशन है, एक मुस्लिम एमपी नहीं है। 5th पॉइंट, पूरे भारत की पार्लियामेंट में कितने मुस्लिम एमपी थे? 23 है, नॉट इवन नियरली 4% खाली ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन। ये सब चीजों का जिम्मेदार कौन है बताइए फिर आप? इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आता? मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, मेरे को क्रेडिट देना चाहे दे दो आप, बट ये वैलिड क्वेश्चन है। और इस मुस्लिम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स पैदा होते कि डेवलपमेंट नहीं होता, पॉलिटिकल वॉइस नहीं होने की बिना पर। हमारा बोलना है कि इंडियन डेमोक्रेसी को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में और बिलीफ क्रिएट करना है। उसके लिए हर कास्ट का एक पॉलिटिकल लीडरशिप है। भाई कांग्रेस में है तो रेड्डी लीडरशिप है, बैकवर्ड क्लास की लीडरशिप है, दलित की है। टीआरएस में वेलमा लीडरशिप है। टीडीपी चले आओ, कम्मा लीडरशिप है। हाँ, जगन के पास चले आओ, रेड्डी लीडरशिप है। उन्होंने एक्टर है तो उन्होंने बोलते कापू लीडरशिप बोलते। मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की अगर बात करना गुनाह है क्या? बोलो आप, गुनाह नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। डेमोक्रेसी कैसा है? डेमोक्रेसी हर एक को रिप्रेजेंट करना है, उनका वॉइस होना, पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होना। इंडिया कैसा है? गार्डन कैसा है? उस गार्डन में हर फूल रहता, हर फ्लावर रहता। वो फ्लावर अगर ब्लूम हुआ तो गार्डन अच्छा दिखेगा ना। खाली उसमें अगर तॉन्स कांटे रहे तो कैसा होगा? तो हमारा ऐसा, ये हमारा बिलीफ ये है कि डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगा जब भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटीज का एक पॉलिटिकल लीडरशिप होंगी, उनका रिप्रेजेंटेशन होगा। सर, इससे पहले आप कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट में थे, जब हैदराबाद मेयर डिवाइड कर लिए कांग्रेस और एमआईएम, इफ एट ऑल, थोड़े जनों को डाउट है, इफ एट ऑल आप अगर सपोर्ट करें तो मिनिस्ट्री एक्सपेक्ट कर रहे क्या सर? किसको सपोर्ट कर रहे नहीं कर रहे क्या है हमारे को? देखिए, हमारे को ये मिनिस्ट्री से मतलब नहीं है, हमारे को नहीं है, हमारे को उससे मतलब ही नहीं है। म्यूनसिपल इलेक्शंस कब होंगे मेरे को नहीं मालूम, कैसा होंगे किसी को नहीं मालूम, किस फॉर्मेट में होंगे नहीं मालूम। फोर्थली, अभी असेंबली इलेक्शंस को टाइम है, पार्लियामेंट इलेक्शंस को टाइम है, तो ये भी हमारा, देखिए कोई पोस्ट के लिए नहीं होना मेरे को। जब हम 2023 असेंबली इलेक्शंस में तो हम बिहार को सपोर्ट कर रहे थे असेंबली इलेक्शन में। उसके बाद तेलंगाना की जनता कांग्रेस को पावर दी, रेवंत रेड्डी सीएम बने। रेवंत रेड्डी सीएम बनने के बाद एक 1 वीक 10 डेज का फ़ोन करे मेरे को, अरे कैसे सदर साहब आप? अच्छे असद भाई, मैं अच्छा हूँ। अरे कैसा भाई, अपने को स्टेट को डेवलप करना है, हैदराबाद को, आप हम लोग साथ काम करेंगे। बोला ठीक है, बिल्कुल करेंगे, आपका वर्डिक आ गया पब्लिक का, हम रेस्पेक्ट करते। तो बोले आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताइए। तो मैं बोला कि सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि ये जुबली बस स्टैंड से लेके फलकनुमा तक मेट्रो का काम नहीं हुआ। रोड वाइडनिंग है, याकूतपुरा
बहादुरपुरा असेंबली सेगमेंट में और अकबरुद्दीन ओवैसी कॉन्स्टिट्यूंसी में सीवरेज लाइन का काम है। और फिफ्थ हम बोले कि ये ब्यूटिफिकेशन ऑफ मिरालम टैंक है। सिक्स्थ हम और एक दो तीन काम बोले हमारे असेंबली कारवान के कि वहाँ पे डेवलप होना। मेरे को भिजा दो आप बोले, मैं लेटर लेके भिजा दिया इसी। 5 दिन के बाद मेरे को फ़ोन करके बोल रहे मैं जियो इशू कर दिया, मैं देख लो आप। फिर आके फाउंडेशन स्टोन डाले फलकनुमा करने सीएम। मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ, अरे भाई हम इतना बिटर कैंपेन करे, थोड़ा पर्सनल भी हो गया था लास्ट में, आप देखे होंगे। तो हम बोले ठीक है, वेरी गुड। हम बोले आप हम भी रेसिप्रोकेट करेंगे डेवलपमेंट के लिए, तेलंगाना को पीसफुल, हैदराबाद और तेलंगाना के प्रोग्रेस के लिए हम बराबर साथ देंगे। तो ये हम बोले देखे, तो अभी चलेंगे, अभी देखेंगे। इससे पहले आप बीआरएस को सपोर्ट करें, उनके साथ चले ना सर, इतना ही प्रोएक्टिव रिस्पांस उनके से नहीं आया क्या? ये काम नहीं हुआ था, जितने मैं काम बता रहा हूँ ये काम नहीं हुआ। मेट्रो का काम नहीं हुआ, रोड वाइडनिंग का काम नहीं हुआ, अकबरुद्दीन ओवैसी कॉन्स्टिट्यूंसी में सीवरेज लाइन का काम नहीं हुआ। अपने ये काम शुरू हुआ था, खाली फाउंडेशन स्टोन डाले, काम नहीं शुरू हुआ। ये चारमीनार बस स्टैंड के ने एक पार्किंग लॉट का, फिर सरदार महल में एक उसको रेनोवेट करने का, खाली फाउंडेशन डाले, काम नहीं हुआ। फिर आपके चौक मार्केट का डेवलपमेंट का पैसे नहीं दिए, खाली फाउंडेशन स्टोन डाल दिए। कारवान में सीवरेज लाइन का काम शुरू हुआ था, मगर ये इतना जो काम जरूर थे। अब मिरालम टैंक का ब्रिज का सीएम सैंक्शन करे, इतना बड़ा ब्रिज आ रहा ऊपर, वो उसका पूरा वो ये काम नहीं हुआ। लेकिन एसआरडीपी वर्क्स आपके पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा हुए ना सर? एसआरडीपी के वर्क्स इसलिए कि हम लोग, आपको याद होगा जब फ्लड्स आए थे 2020 में, उससे पहले मैं क्रेडिट दूंगा अकबरुद्दीन ओवैसी को कि उनमें वो विजन था, उन्होंने पूरा पीछे पड़ के वो मुर्गी नाले को बड़ा करे उन्होंने। फिर जब उससे थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन कम हुआ, मगर ये हमारे बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में ये जो हाशिमाबाद का नाला था, जो 2 चेरुओं से आता, उसको फिर हमारे याकूतपुरा में ये काम हमको कराना पड़ा। आज भी एक सेगमेंट बाकी याकूतपुरा में, उसको हमारे को बड़ा करने का है। तो हम लोग बहुत प्रोएक्टिवली करा है। आप देखो सबसे ज़्यादा हम लोग ही पीछे पड़ के उसका इस्तेमाल करें। और उस ज़माने में क्या था, एक अच्छे एमएयूडी के सेक्रेटरी थे अरविंद कुमार, तो बेसिकली क्रेडिट अरविंद को जाता, पॉलिटिकल लीडरशिप थी, मगर अरविंद वॉज वेरी, अरे नहीं अपने को इधर करना है, ऐसा उनका दिमाग में था, अरे नहीं जस्टिस करना है, ये करना बोल के था। सर आप इतना फॉलोअप करने के बाद, अच्छा प्रिंसिपल सेक्रेटरी आप बोले ऐसा रहने के बाद, गंगानगर का नाला अभी भी अब हो गया काम मुकम्मल हो गया। जाके देखो आप, उसका एक लास्ट बिट बाकी है, मेन रोड से उसको मिलाने का है, और एक बिट बाकी है वो डबलपुरा दरवाजे के पास, वो भी सैंक्शन हो गया काम। वो फरत नगर से जाएगा, तो वो 75-80% हो गया। वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज की वजह से और थोड़ा नॉन पेमेंट की वजह से वो काम रुका हुआ था, मगर ये हमारे जीएचएमसी कमिश्नर आए ना, उन्होंने और दूसरे लोग मिलके तो वो थोड़ा उससे फंड दिए, तो मेन सेगमेंट हो गया। 1-2 बिट बाकी है, दोनों भी सैंक्शन है। अब वो असल डबलपुरा दरवाजे से फरत नगर लिख जाएंगे, वो ले जाके उधर मूसा नदी मिलाने से बहुत बड़ा फायदा होगा। ओके सर, फाइनली फिर बैक टू जुबली हिल्स आएंगे सर। जुबली हिल्स में आपका कारपोरेटर इससे पहले कंटेस्ट भी करे, उनको अच्छे नंबर्स में वोट्स आए, आप मीटिंग कर रहे बोले, उनको कॉन्फ्रेंस में लेते सर आपका एमआईएम लीडर जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी? सबको बात करें, सबको बोले पार्टी का डिसीजन है। देखिए पार्टी का डिसीजन जब होने के बाद से सबको अवॉइड करना पड़ता, बात कर रहे, पूछ रहे, सब हो रहा। सर कांग्रेस बीआरएस दोनों भी कैंडिडेट फाइनल करे, बीजेपी एमआईएम दोनों ही कैंडिडेट रुके हुए हैं, क्या समझना सर इसका? बीजेपी का तो उनको पूछ लो आप, मेरे को नहीं मालूम। पर मेरा बीजेपी और टीआरएस का जो है ना, ये है कि असेंबली इलेक्शंस में जो वोट बीआरएस का ने था, वो पार्लियामेंट इलेक्शन में कैसा गिर गया भाई, 35 to 15% पे आ गया वो, 20% ड्रॉप, और बीजेपी को 8 सीट मिले। ये कैसा हुआ, ये क्यों हुआ,
ये तो उन लोगों को पूछना पड़ेगा आपको, बीआरएस वालों को। सर एक दो दिन से फेक वोट्स, चोरी वोट्स बोल के और ये दिख रहा है यहाँ पे। देशपुरा एक बात सुनिए, ये बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट जाके कंप्लेन दिए। एक प्रोसेस होता, वोटर लिस्ट आई, आपको टाइम मिलता चेक करने का, क्लेम्स और ऑब्जेक्शन डालने का मिलता ना, आप क्यों नहीं डाले भाई? आप कौन रोका आपको? आपको कौन रोका? आप चेक ही नहीं करते वोटर लिस्ट को, आप लोग काम ही नहीं करते वोटर लिस्ट के ऊपर। आज इलेक्शन आया तो आप वोटर लिस्ट की बात कर रहे, वो दो मिनट में डिस्प्रूव हुआ था, इससे पहले नाम क्या नहीं था वो। ये उन्होंने देखे नहीं, अब आके बोल रहे, तो ये तो गलत है। ये तो सर यही वोट्स 2023 असेंबली इलेक्शन में वोट करे, 24 में भी थे, अभी भी है। वोटर लिस्ट को चेक करना, देखना। अब वो उन्होंने बोल रहे नहीं मालूम, अब उनको ही पूछना कैसा, क्यों बोल रहे, क्या बोल रहे, क्या नहीं मालूम। है तो सर इतना अच्छा साथ में कोऑर्डिनेशन में चले, ऑल ऑफ अ सडन। नहीं अब नहीं, देखिए मेरे को आज उनसे कोई ताल्लुक नहीं है हमारा, आज नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। यस फैक्ट है, असेंबली इलेक्शन में ओपनली सपोर्ट करे, पर पब्लिक का कुछ और ही वर्डिक्ट आया, उसमें हम डिनाई नहीं कर रहे। सो फाइनली जुबली हिल्स में 2-3 दिन में फैसला हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हमारे पार्टी के लीडर्स को भी मालूम, और उनको भी हम बोले बात करके 1-2 दिन में करेंगे। और हम यही चाह रहे कि जुबली हिल डेवलप होना, जुबली हिल में बेसिक कम्युनिटीज़ को सॉल्व होना, सीवरेज लाइन का, न्यू सीवरेज लाइन पड़ना, स्टॉर्म वाटर ड्रेन का जो पानी बहता, बस्ती दवाखाने होना, आंगनबाड़ी सेंटर्स होना, स्लम्स में आंगनबाड़ी सेंटर होना, टेमरिस के स्कूल्स होना। अब वो एक खबरस्तान का इशू है, वो मिलिट्री वालों से चल रहा, वो लैंड गवर्नमेंट का है, माने वक्फ बोर्ड का है, वो भी हो जाएगा मेरे ख्याल से अनकरीब में। तो ये सब चीज़ें हैं। ये 10 ईयर्स तो बीआरएस वेस्ट कर दिया जुबली हिल के लिए। पावर में रह के जो काम कर सकते थे वो काम नहीं करे, और बीआरएस पार्टी इस बात को नहीं समझ रही कि 10 ईयर्स में उनके कई पार्टी के लीडर्स, उनके ही जुबली हिल की लीडरशिप की वजह से, उनके तकलीफ देने की वजह से पॉलिटिक्स को छोड़ दिया वो लोग भी फिर वेरी है, ये क्या हो रहा बोल के, उनको भी अब बहुत अप्रेंसिव है वो लोग। तो ओवरऑल जुबली हिल का कैसा डेवलपमेंट हो सकता है वो देख के हमको देखना है। यहाँ पे वो लोग सेंटिमेंट पे बहुत भरोसा कर रहे सर। अरे सर क्या है पॉलिटिक्स में, अब सेंटिमेंट, आप डेवलपमेंट नहीं करे, आप पावर में थे 10 ईयर्स, आप क्या करे भाई, कौन सा काम करे, क्या इतना कैसा वहाँ पे इश्यूज रहते। हमारा एमएलए नहीं है, मैं जाकर गवर्नमेंट से रिप्रेजेंट करके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी एमएयूडी से अब जो है उनसे मिला, कमिश्नर जीएचएम से मिलके 4-5 महीने पहले खाली एक शेखपेट वार्ड में 9 करोड़ के काम सैंक्शन करा। अब चल रहे, आप जाके देखो, आप एरागड्डा में करीब 7 करोड़ के। कैसा हुआ है भाई फिर ये? आप तो 10 साल आपका एमएलए था, रूलिंग पार्टी थे आप, पूरे काम करा हमें, बोराबंडा में 2 दिन काम वहां बोल करा हमें। कमिटमेंट होना ना, खाली जीत के रूलिंग पार्टी है वो ये एक्शन क्या है वो भाई? आपको कोई हीरो है क्या? आप पब्लिक में रहना, काम करना। हीरो बन के थे खाली 10 साल, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, 10 साल वेस्ट हुआ जुबली हिल्स के लिए। థ్యాంక్ యూ. సో ఇది చూస్తున్నాం కదా, జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గం పూర్తిగా వెనుకబడింది. గత ప్రభుత్వానికి హయాంలో ఎంత డెవలప్మెంట్ కావాల్సి ఉండేనో అంత డెవలప్మెంట్ కాలేదు. ఎంఐఎం నుంచి 1-2 రోజుల్లో క్యాండిడేట్ నిలబెడతామా లేదా ఎవరికి సపోర్ట్ చేయాలనేటువంటి అంశాలపైన క్లారిటీ రాబోతుంది. ఏదేమైనప్పటికీ హైదరాబాద్ డెవలప్మెంట్ పైన, జూబ్లీ హిల్స్ డెవలప్మెంట్ పైన పూర్తి స్థాయి ఫోకస్ ఉంది. కట్టుబడిగా పనిచేస్తాం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి డెవలప్మెంట్లో పూర్తి స్థాయిలో సహకరిస్తాం అనేది ఎంఐఎం అధినేత చెప్తున్నారు. మరి చూడాలి 2-3 రోజుల్లో ఎంఐఎం నుంచి క్యాండిడేట్ నిలబడతారా, ఏ పార్టీ సపోర్ట్ చేస్తారనేది చూడాల్సి ఉంది. ఇది ఓవరాల్గా హైదరాబాద్ డెవలప్మెంట్ పైన, జూబ్లీ హిల్స్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీలో జరుగుతున్నటువంటి డెవలప్మెంట్తో పాటు జూబ్లీ హిల్స్ బైపోల్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలపైన ఎంఐఎం స్టాండ్. కెమెరామెన్ పవన్తో శ్రవణ్, బిగ్ టీవీ.